आज का हमारा चैप्टर है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत मन लगा के पढ़ना है। एक तो ये पहला कारण ये है कि ये 8 मार्क्स तक का चैप्टर है, ठीक है, फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स। क्लास 11th के लिए अच्छा सबसे अच्छी बात ये सीए फाउंडेशन में भी आता है, सीएस फाउंडेशन में भी आता है, सीएमए फाउंडेशन में भी आता है, ठीक है। जो लोग बीबीए कर रहे हैं उनके कोर्स में भी है, बीकॉम में नहीं है, ठीक है। बीकॉम के अंदर ये वाले टॉपिक्स नहीं आते। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड रिकंसिलेशन है, ये अभी बैंक के साथ जुड़ा हुआ रिकंसिलेशन है। हर चीज में ये काम आता है, जहां जहां रिकंसिलेशन होती है वहां पर ये टॉपिक आपके बहुत काम आने वाला है। और अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, और पढ़ने से पहले हम कुछ सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं सो दैट आपको ये चीज क्लियर हो जाए। और वो सिचुएशन है ये है हमारे अकाउंटेंट साहब, ठीक है। इनका नाम है मिस्टर जैन, ठीक है। अब जैन साहब हमारे कौन है? अकाउंटेंट है। ये हमारी पूरी अकाउंटिंग करते हैं। तो मैंने इनको अभी अभी सबसे अभी लास्ट चैप्टर क्या हुआ था हमारा, कैश बुक। मैंने इनको कहा जैन साहब मेरी कैश बुक आप बनाया करो, आप बहुत अच्छे अकाउंटेंट हो। जैन साहब कहते हैं ठीक है जी। जैन साहब ने कहा डबल कॉलम बनाओ सिंगल कॉलम। मैंने कहा जी कैश और बैंक दोनों चाहिए मुझे। तो जैन साहब कहते ठीक है, मैं डबल कॉलम बना दूंगा, ट्रिपल कॉलम बना दूंगा, सारी जो भी जरूरत होगी मैं बना लूंगा, ठीक है। अब देखिए कैश कॉलम जो होता है वो क्या बताता है, पैसा आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट। ये रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं कि हमारे पास कितना पैसा आया कितना पैसा गया, ठीक है। सिमिलरली बैंक में पैसा आता है डेबिट और जाता है, हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये भी हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन साथ साथ हम बैंक बैंक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड अपने पास रख रहे हैं, ठीक है। और ये बैंक अकाउंट जहां मेंटेन हो रहा है, कहां पर मेंटेन हो रहा है, लेट्स से एचडीएफसी बैंक। सेम रिकॉर्ड यहां भी मेंटेन हो रहा है, ठीक है। रिकॉर्ड्स बाय बैंक, मानते हो ये बात? बैंक के रिकॉर्ड्स दो जगह मेंटेन हो रहे हैं, हम अपने लिए मेंटेन कर रहे हैं और बैंक अपने पास मेंटेन कर रहा है ना भाई। कारण क्या है? कारण ये है कि मेरे लिए बैंक एसेट है, लेकिन बैंक के लिए मेरा पैसा जो उसके पास पड़ा हुआ है दैट इज अ लायबिलिटी। तो बैंक को भी पूरा हिसाब रखना पड़ता है कि उसके पास कस्टमर्स का कितना पैसा है। तो वो क्या करता है, वो उल्टा चलता है। बैलेंस बढ़ता है, बैलेंस बढ़ता है तो वो क्रेडिट करता है, और कम होता है तो वो डेबिट करता है। आपने देखा ना, डेबिट कार्ड किस लिए होता है? बैलेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो वहां अपोजिट चलेगा। ऑब्वियसली आपको समझ आ गया होगा कि मेरे लिए बैंक एसेट्स है, तो मैं पैसा आने को डेबिट करता हूँ, जाने को क्रेडिट करता हूँ। लेकिन बैंक पैसा आने को क्रेडिट कहता है और जाने को डेबिट कहता है, ठीक है। क्योंकि हम बैंक के लिए अपोजिट रिलेशनशिप में है, लाइबिलिटी है हम बैंक की, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो आप पहले मुझसे पूछो, फिर हम आगे चलते हैं। देखो जैसे मैंने कहा कि हम भी अपने पास बैंक ट्रांजेक्शन का पूरा हिसाब रख रहे हैं, एचडीएफसी बैंक भी हमारी ट्रांजेक्शन का हिसाब रख रहा है। लेकिन अगर हम डेबिट करते हैं तो वो क्रेडिट करता है, और हम क्रेडिट करते हैं तो वो डेबिट करता है। सिर्फ फर्क इतना ही है। थोड़ी सी बातें मैं आपको और समझाता हूँ, ठीक है। आर अकाउंट्स मतलब क्या? यहां हम सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, बैंक के लेजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर बैंक कॉलम ले लेते हैं। पैसा आता है तो हम उसको डेबिट लिखते हैं क्योंकि एसेट्स बढ़ रही है। लेकिन सिमिलरली बैंक वाले, उनके लिए भी पैसा आ रहा है, बैलेंस बढ़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है, बैंक वाले भी यही कहेंगे आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है। सिर्फ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस आ गया। हम बैंक बैलेंस डेबिट करेंगे और बैंक वाले उसे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बैंक की लायबिलिटी बढ़ रही है। अगर पेमेंट्स हो रही हैं तो बैलेंस कम हो रहा है, तो हम उसको क्रेडिट शो करते हैं, क्रेडिट कॉलम में शो करते हैं,
और बैंक वाले उसे डेबिट कॉलम में शो करते हैं। तो फर्क कहाँ आया? फर्क टर्म्स के अंदर नहीं आया। रिसीट मीन्स रिसीट्स, पेमेंट मीन्स पेमेंट्स। पैसा आना मतलब पैसा आना ही होता है, जाना मतलब जाना ही होता है, दोनों के लिए, हमारे लिए भी और बैंक के लिए भी। लेकिन डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, इसमें फर्क आ जाता है। हमारा बैलेंस बढ़ रहा है, हम डेबिट करेंगे, बैंक क्रेडिट करेगा। हम पेमेंट हो रही है, क्रेडिट करेंगे, बैंक डेबिट करेगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंगली बैलेंसेस की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ कौन से बैलेंस की बात हो रही है? क्लोजिंग बैलेंसेस। ठीक है, हम डेबिट बैलेंस जो लिखते हैं, हम डेबिट बैलेंस का मतलब हमारे लिए क्या होता है? पॉजिटिव बैलेंस। ये इसको ऐसे समझते हैं, पॉजिटिव बैलेंस। हमारे खाते में पैसा पड़ा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, क्योंकि वो हमारी एसेट है। लेकिन बैंक उसको क्या बोलेगा? क्रेडिट बैलेंस। तो जब भी पॉजिटिव की बात हो रही हो तो कैश बुक के हिसाब से पॉजिटिव क्या होता है? डेबिट बैलेंस। और बैंक के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, बैंक जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है वो कहां पर देता है आपको लिख के? पासबुक में, या फिर हम इसको बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। जो भी बैंक अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है वो पासबुक या बैंक स्टेटमेंट में आपको प्रिंट करके देता है। नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस हमारी कैश बुक के अंदर क्रेडिट बैलेंस कहलाता है और पासबुक के अंदर डेबिट बैलेंस कहलाता है। तो याद रहे कि अगर आपको कोई बताता है कि भाई पासबुक का डेबिट बैलेंस है, तो इट मींस वो बता रहा है कि ये नेगेटिव बैलेंस है। और लेकिन अगर वो बोले कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, तो वो क्या बता रहा है? वो पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है, तो इन बातों को आपने समझना है। ठीक है, अगर आप सिर्फ इतना ही समझ जाए कि मेरे लिए एसेट्स डेबिट होती है, ठीक है, बढ़ती है डेबिट, कम होती है क्रेडिट, तो बैंक के लिए अपोजिट है। आपको इतनी बात नहीं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हम इससे आगे चलते हैं कि ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर है क्या। बैंक रिकॉन्सिलिएशन बेसिकली यहां पर हम सीखने क्या वाले हैं वो आपको अच्छे से समझना है। देखिए होता क्या है, जब हम अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं, लेट से 31 मार्च, हर महीने भी हम लेट से अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं और उसे मैच करते हैं, चेक करते हैं। तो क्या होता है, लेट से 31 मार्च 2021 को मैंने अपनी कैश बुक को क्लोज करा और उसमें मुझे पता चला कि मेरा बैंक बैलेंस जो है वो आ रहा है 2 लाख रुपए। अब मैंने ये बैंक बैलेंस 2 लाख रुपए अपने सीए को बताया। मैंने कहा जी 2 लाख रुपए मेरे बैंक में पड़े हुए हैं। अब सीए क्या कहेगा? बेटा इसके अंदर अगर आप 20 लाख लिख दोगे तो 20 लाख हो जाएगा, 2 करोड़ लिख दोगे तो 2 करोड़ हो जाएगी। तो आपके हाथ के रिकॉर्ड्स है भाई। अगर आपका टेस्ट चेक करने के लिए आपको ही दे दिया जाए तो 100 में से 100 नंबर ही तो दोगे खुद को। गलत भी होगा उसको भी कहोगे अरे 10 में से 10 मैंने किया, सही होगा। तो ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहते हैं कि भाई अपने रिकॉर्ड जो आपने मेंटेन करें कैश बुक के अंदर, ये तब मैं ठीक मानूंगा जब वो आपकी पासबुक से मैच करता है। मतलब बैंक वाले भी यही बोले। लेकिन बैंक ने अपने रिकॉर्ड्स में दिखाया कि जी इनके पास 2.5 लाख है। वे डिफरेंस आ गया, कितने का डिफरेंस आ गया? 50,000 का। ठीक है, जरूरी नहीं है सिर्फ 50,000 का डिफरेंस हो, लेकिन नेट डिफरेंस जो है 50,000 का है। क्या पता डिफरेंस तो बहुत सारी चीजों का हो, लेकिन जब हम उनको जोड़ के तोड़ के एक फिगर लाए तो वो 50,000 का डिफरेंस निकल आया। अब यही हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया इसमें कि भाई हमारे रिकॉर्ड्स में तो बैलेंस कितना है? 2 लाख है और पासबुक में 2.5 लाख आ रहा है। सीए क्या कहेगा? मैं किस पे विश्वास करूंगा? मैं तो पासबुक पे ही विश्वास करूंगा, क्योंकि बैंक ने आपका जो पैसा देना है बैंक तो सही बताएगा, बैंक क्यों गलत बोलेगा? है ना भाई। आपका क्या सोचना है? आप कैश बुक पे ज्यादा बिलीव करोगे अगर किसी और के रिकॉर्ड देखोगे या पासबुक पे? तो ज्यादातर आंसर है पासबुक पे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली हम भी तो रिकॉर्ड्स देख के ही बना रहे हैं ना। सिर्फ फर्क क्या है, अगर बैंक बोल रहे पासबुक पे 2.5 लाख का बैलेंस है, हम बोल रहे 2 लाख का, तो हम इसको जस्टिफाई करना है कि हम ठीक बोल रहे हैं। जस्टिफाई कर दो। और इसी को जस्टिफाई करने के लिए हमें बताना पड़ता है रीजंस ऑफ डिफरेंसेस क्या है। रीजंस ऑफ डिफरेंसेस इन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक।
कि दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है। ठीक है, तो जब हम रीजंस बता देते हैं तो इसी रीजंस को बताने के लिए हम कैश बुक और पासबुक को आमने सामने रख लेते हैं और उन दोनों को मैच करा जाता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन। ठीक है, तो बैंक रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस क्या है, कैश बुक को पासबुक से मैच करना और ये चेक करना कि आपके डिफरेंसेस के कारण क्या हैं। जो कारण ठीक हो सकते हैं उसे ठीक कर लो, जो कारण गलती से आ गए हैं या उनका कोई और कारण है लिख दो कि भाई इस कारण से हमारा बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। समझ आई बात। तो हमें यहां पर पता चल गया कि बैंक रिकॉन्सिलेशन में हमने करना क्या है, कैश बुक उठानी है, पासबुक उठानी है और दोनों को आपस में मैच करना है और देखना है कि भाई डिफरेंसेस के रीजंस क्या हैं, और इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, बैंक रिकॉन्सिलेशन। ठीक है, समझ आ गई बात, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले बीआरएस को समझना है। बीआरएस में हमने अभी तक क्या समझा, बैंक रिकॉन्सिलेशन इट इज अ स्टेटमेंट, बीआरएस इज अ स्टेटमेंट, और इसका काम क्या होता है, which shows the reasons of differences in balances। कौन से बैलेंस की बात करें हम, या बैंक बैलेंस की बात कर रहे हैं, एज पर कैश बुक एंड पासबुक। तो जब भी कैश बुक और पासबुक के बीच, बैलेंसेस के बीच में कोई डिफरेंस आता है तो हमें बीआरएस की रिक्वायरमेंट होती है कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसका कारण दिखाते हैं। कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हम यहाँ डिफरेंसेस को ठीक कर रहे हैं, जो अब हम डिफरेंसेस ठीक ही कर देंगे तो डिफरेंस तो रहेंगे ही नहीं, और जब हम डिफरेंस ठीक कर देंगे तो हमें बीआरएस की कोई जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट आपने रेड से मार्क कर लो दूसरे कलर से, कि हम यहाँ शो करते हैं रीजंस ऑफ डिफरेंसेस, ना कि ठीक करते हैं। वी डू नॉट रेक्टिफाई। जो रेक्टिफाई हो गए फिर तो वो डिफरेंसेस आए नहीं ना, फिर तो वो डिफरेंसेस हट ही गए। तो बीआरएस इज नॉट फॉर रेक्टिफाइंग, बीआरएस इज टू शो। हम यहाँ पे जस्टिफिकेशन, एक रिपोर्ट बनाते हैं एक तरह से कि भाई हमारा जो बैलेंस है इतना आ रहा है, बैंक का इतना आ रहा है, ये है डिफरेंस। लेट्स से मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। कैश बुक का जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 2 लाख, पासबुक का जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 2.5 लाख। ठीक है, अब हुआ क्या, मैंने एक चेक इशू करा था। ठीक है, वो मैंने यहाँ कैश बुक में तो माइनस कर दिया था, चेक इशू करा था 50,000 का, मैंने कैश बुक में माइनस कर दिया तो मेरा बैलेंस 2 लाख आ रहा है, लेकिन बैंक से भी वो निकला नहीं है। बैंक से वो चेक कब पेमेंट होगी, जब जिसको मैंने चेक दिया था वो अपने बैंक में जमा कराएगा। तो अगर वो 50,000 यहां से भी माइनस हो जाएंगे तो मेरा कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस आपस में मैच कर जाएगा, 2 लाख 2 लाख। ये दिखाना होता है कि भाई साहब ये जो इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है 50,000 रुपए का, इसका कारण क्या है, मैंने चेक दिया था किसी को, मैंने तो दे दिया लेकिन बैंक से भी वो पैसा निकला नहीं है, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए पासबुक 2.5 लाख है, जैसे ये चेक क्लियर हो जाएगा पासबुक भी कितनी हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी, मतलब पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से मैच कर जाएगा। आपको मेरी ये बात समझ आई, कोई डाउट है तो इसमें पूछो। अब हम बात करने वाले रीजंस ऑफ डिफरेंसेस के बारे में। ये डिफरेंस आते क्यों है, जैसे मैंने अभी कुछ बातें तो भी बताई दी, एक डिफरेंस बताया। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिफरेंस, इसकी कैटेगरी बना दी है हमने। तो फर्स्ट जो हेड है दैट इज टाइमिंग डिफरेंसेस। सेकेंड इज omissions. Third is errors. टाइमिंग डिफरेंस में क्या होता है, sometimes transactions there is a difference in timing
there is a difference in timing of recording transactions between cash book and पासबुक. ठीक है, या इन लिख देते हैं. इसका छोटा सा एग्जांपल क्या है, which creates difference in bank balance between both the books. अब एक टाइमिंग डिफरेंस के एग्जांपल्स क्या है. पहला, फर्स्ट, मैंने चेक जमा कराया, चेक डिपॉजिटेड. देखो कैश तो सेम डे जमा हो जाता है, आप लेकर के जमा करा दिया. मैंने चेक जमा कराया, डिपॉजिटेड इनटू बैंक. जब आप चेक जमा कराते हैं तो आपके हिसाब से बैंक में पैसा आ गया कैश बुक के हिसाब से, लेकिन पासबुक में पैसा कब आता है, कुछ समय बाद. ठीक है, पासबुक में कब आएगा, जब वो चेक क्लियर हो जाएगा. एंड जनरली उस चेक को क्लियर होने में 48 आवर्स लग ही जाते हैं, 2 दिन लग जाते हैं, कई बार छुट्टी होती है तो 4-4 दिन भी लग सकते हैं, मतलब 48 वर्किंग आवर्स लगते हैं. तो चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक. बैंक ने अभी उसे क्रेडिट नहीं करा. बैंक, हमारे पास पैसा आता है, हम डेबिट करते हैं, बैंक क्या करता है, उसको क्रेडिट करता है. तो हमने तो चेक जमा करा दिया, हमने अपने अकाउंट में डेबिट कर दिया, लेकिन बैंक में वो क्रेडिट नहीं हुआ. दूसरा एग्जांपल, चेक मैंने किसी को दिया, चेक इशूड, मैंने पेमेंट कर दी, लेकिन बैंक से वो पैसा निकला ही नहीं. बट नॉट क्लियर्ड और प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट. अब फॉर एग्जाम्पल, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट काट के दे दी. ठीक है, तो मेरी कैश बुक में लेट से 5,000 रुपए का मैंने चेक दिया, मैंने पेमेंट काट दी. मैंने पेमेंट काट के दी 31 मार्च को. अब बिजली जो टाटा पावर वाले हैं, उन्होंने वो चेक जमा कराया ही नहीं. ठीक है, तो मेरी कैश बुक कितने से माइनस आ रही है, 5,000 से, और पासबुक क्या है, पासबुक में कुछ भी नहीं आ रहा. तो आ गया ना डिफरेंस. लेकिन ये डिफरेंस ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा कुछ टाइम बाद, जब वो चेक डालेंगे क्लियर हो जाएगा. तो यहां पर लिखना है आपने, these differences are automatically rectified with time. ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा. जब चेक क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट में, बैलेंस शीट मैच कर जाएगा. जब पेमेंट निकल जाएगी बैंक से तो भी बैलेंस मैच कर जाएगा. these differences are automatically rectified. ठीक है, नो रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड. इनके लिए रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती. मानते हो ना, आपने किसी को चेक दिया, वो कभी ना कभी अकाउंट में डलवाएगा, तब वो एंट्री क्लियर हो जाएगी. मेरे पास जो चेक आया, मैंने जमा करा दिया, बैंक कभी ना कभी क्रेडिट कर देगा मेरे अकाउंट में. थोड़ा लेट करेगा लेकिन कर देगा. तो यहाँ टाइमिंग का डिफरेंस है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो. हाँ जी, अब हम बात करते हैं ओमिशंस के बारे में. अब ये ओमिशंस क्या है? ओमिशंस वो ट्रांजेक्शन्स हैं जो बैंक पहले रिकॉर्ड कर लेता है लेकिन हम नहीं कर पाते. हमें तभी पता चलता है जब बैंक की हम स्टेटमेंट चेक करते हैं. तो यहां पर आप लिखेंगे ट्रांजेक्शंस which are recorded firstly by bank but not recorded in cash book. ये ट्रांजेक्शन्स जो हैं बैंक ने रिकॉर्ड कर लिए लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करी. ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं? These are recorded after checking the passbook. ये जब हम पासबुक चेक करते हैं उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं.
दीज आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हम इसको कैश बुक में कब रिकॉर्ड करते हैं? आफ्टर चेकिंग द पासबुक। तो अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल लिखे, ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जो हमें पता ही नहीं होता कि वो हुई भी है या नहीं हुई? जैसे कि डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय कस्टमर। कोई कस्टमर आ गया, उसने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली कोई पैसा जमा करा दिया, हमें तो पता ही नहीं था। फिर डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक। बैंक को हमने बोला हुआ है भाई साहब पेमेंट कर दिया करो कुछ चीजों की, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, इंश्योरेंस के खर्चे। हमने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। हमने उनको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि भाई पेमेंट कर दिया करो। अब बैंक से पेमेंट निकल गई, हमें पता चला जब हमने स्टेटमेंट चेक करी, ठीक है। और इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। बैंक इंटरेस्ट हमें दे रहा है या हमसे ले भी सकता है, या फिर अगर वो कोई हमसे बैंक चार्जेस ले रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये कुछ ट्रांजेक्शंस हैं जो हमें पता ही कब चलती है, जो हम बैंक स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये तो रेक्टिफाई करी जा सकती है, ठीक है। इनको तो आपको रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। दीज आर रेक्टिफाइड ड्यूरिंग बैंक रिकॉन्सिलेशन। इसको हम बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाते टाइम रेक्टिफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड टाइप ऑफ डिफरेंसेस, दीज आर कॉल्ड एरर्स। एरर्स तो गलतियां हैं। ये गलतियां कैश बुक में भी हो सकती हैं और पासबुक में भी हो सकती हैं। और ये गलती किस चीज की हो सकती है? रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। गलत अमाउंट, गलत अकाउंट, गलत साइड पे एंट्री कर दी, वो हम भी कर सकते हैं और बैंक से भी हो सकती है, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो।